नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस कोना में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। तो हम बात करेंगे कि आखिर भारत के संविधान में सबसे पहले उद्देशिका को क्यों रखा गया और इस प्रस्तावना का क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या है, वो संविधान का एक परिचय है। दूसरा, संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या था, ये भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है। तीसरा, संविधान की विचारधारा क्या है, ये भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है। चौथा, संविधान की वैधानिक व्याख्या, यानी जो कानूनी तौर पे जो सही व्याख्या है वो भी हमें की जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है संविधान की मार्गदर्शक है प्रस्तावना, यानी अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन होता है कि संविधान को आगे कैसे लेके जाना है, तो उसका जो मार्गदर्शन का काम करेगी वो प्रस्तावना का काम है। तो ये था प्रस्तावना क्या है। अब बात आती है और प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता है कि आखिर प्रस्तावना किसने बनाई। तो प्रस्तावना के लिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने इस ड्राफ्ट को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है अडॉप्ट किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जो है प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है, यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाले के रूप में जाना जाता है। अब क्या आज तक, यानी संविधान के बनने से लेकर या प्रस्तावना के बनने से लेकर, क्या प्रस्तावना कभी में कोई संशोधन हुआ है? तो जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ पर केवल एक बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और तब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब बात करते हैं संविधान जो प्रस्तावना है उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। तो सबसे पहला इसमें शब्द आता है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है उसे भारत के लोगों ने बनाया है और इसे किसी विदेशी सत्ता ने नहीं बनाया है। और इस संविधान की जो पूर्ण शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता स्वयं है और इसकी अंतिम सत्ता भी जो है केवल भारत में निवास करती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि जो भारत की सरकार है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगी, परंतु जो यहाँ के लोग हैं वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं और किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अनुयायी बन सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है आपका प्रभुत्व संपन्न। तो इस शब्द का मतलब है कि जो भारत का निश्चित भू क्षेत्र है, यानी जो भारत का के राज्य का क्षेत्र है, उस पर किसी राजा महाराजा या फिर किसी विदेशी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इस भारत के पूरे क्षेत्र पर भारत की जनता का अधिकार है और इस पूरे क्षेत्र पर भारत की जनता अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जो है शासन कर रही है। नेक्स्ट शब्द आता है समाजवादी। तो समाजवादी जो शब्द आता है और इसकी जो बेसिकली इसको लिया जाता है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के रूप में इसे देखा जाता है, जहाँ पर ये माना जाता है कि देश के सभी संसाधनों पर सभी वर्गों का बराबर का हक है। परंतु भारतीय संविधान में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को जो है अपनाया गया है, जहाँ पर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखा गया है और जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर देश का विकास करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है गरीबी और अवसरों की असमानता को दूर करना। अगला जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक से सीधा सा स्पष्ट है कि जो भारत में प्रत्येक कार्य होगा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही होगा और प्रत्येक कार्य में जनता की जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है भागीदारी होगी। तो ये थे कुछ शब्द। अब आगे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है गणराज्य। तो गणराज्य का क्या मतलब है? तो गणराज्य का मतलब ये है कि जो भारत का प्रमुख संवैधानिक पद है, यानी राष्ट्रपति का और पीएम का, यानी प्रधानमंत्री का, ये वंशागत नहीं है।
यानी ये वंशागत नहीं है या फिर किसी राजा की संतान या उसकी संतान के रूप में इस पद पर कोई नहीं बैठता, बल्कि इस पद पर जनता के द्वारा चुना गया हुआ व्यक्ति बैठता है। तो इसीलिए भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला जो शब्द आता है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है प्रस्तावना में? तो आ, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। साथ ही यहाँ पर स्वतंत्रता से मतलब है कि यहाँ के रहने वाला कोई भी व्यक्ति गुलामी, तानाशाही या कारावास जैसी अगर कोई प्रताड़ना झेल रहा है तो उसे स्वतंत्र कराया जाएगा। अगला जो शब्द आता है वो है समानता। आगे समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से बेसिकली तात्पर्य है अवसरों की समानता। ठीक है, तो समानता यानी किसी भी वर्ग के खिलाफ या विशेषकर अधिकार या कोई भेदभाव को समाप्त करके सभी लोगों को जो है एक समान खड़ा करना, यानी कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए या फिर किसी में भी ऊंच नीच ना हो, उस चीज को खत्म करना समानता के अंतर्गत है। अगला आता है न्याय। तो भारतीय संविधान में जो है न्याय 3 प्रकार से जो है इसको डिवाइड किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का यहाँ पर जो है प्रयास किया गया है। और आर्थिक रूप से किस प्रकार न्याय दिलाने की बात की गई, तो प्रत्येक नागरिक को उसकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसे अवसर उपलब्ध कराना। साथ ही राजनीतिक न्याय, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव के बिना किसी को भी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया जाता है इस न्याय पद्धति के द्वारा। अगला जो पॉइंट आता है एकता और अखंडता। तो जैसे आप जानते हैं भारत में क्या है, अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, प्रांत हैं और जाति हैं। तो इतनी विभिन्नता होते हुए भी देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में उपलब्ध है, ये प्रस्तावना कहती है। तो इसके बाद आता है प्रस्तावना से पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट 2 प्रश्न। पहला, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए हमको पता होना चाहिए 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और संविधान के आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप प्रस्तावना में परिवर्तन तो कर सकते हैं, पर उसकी जो मूल अवधारणा है या जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इन 2 प्रश्नों के उत्तर। अब आपके कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग, जो ये शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आप शब्द लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो प्रस्तावना का केवल अभी तक एक बार 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो दोस्तों ये थे भारत की संविधान की प्रस्तावना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ उससे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।